नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सेकंड वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो कि टॉपिक रहेगा इसमें चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल खिलाड़ी। इनसे इन टॉपिकों पे हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो कि दिसंबर और जनवरी के मध्य जो है वह चर्चित पुस्तकें कौन कौन सी रही हैं, पुरस्कार और सम्मान किस किस क्षेत्र में दिया गया है, खेल खिलाड़ी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, जो कि आने की संभावना है कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उसी के ध्यान को रखते हुए हम लोग इस वीडियो में उन्हीं टॉपिकों पे अध्ययन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप परीक्षा चिंतन सर्च करके वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से डेली करंट अफेयर्स और पीडीएफ जो मिलते रहेंगे, आपको उस ग्रुप में शेयर किया जाता रहेगा। तो वहाँ से आप लगातार जो है वो लाभ उठा सकते हैं पीडीएफ और मटेरियल्स के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हो, या कोई भी और एग्जाम दे रहे हो, यूपीएसआई, बीडीओ, लेखपाल, इन सभी का आने वाला एग्जाम है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम कराने वाला है, तो उसमें भी जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार और सम्मान, खेल खिलाड़ी से इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पुस्तक है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये किसने लिखा था? तो ये जो है वो वामन सुधा प्रभु जो है उन्होंने इनकी यह पुस्तक लिखी है। तो ये आपको याद रखना है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड किसने लिखी थी? तो ये वामन सुधा प्रभु थे। ये पुस्तक जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं हमारे प्रमोद सावंत जी ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पर लिखित मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का 16 जनवरी को जो है ये 2021 को पणजी में विमोचन किया। तो वरिष्ठ पत्रकार वामन सुधा प्रभु जो थे उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और पुस्तक में लेखक ने स्वर्गीय मनोहर पारिकर के जीवन परिचय के व्यक्तित्व को बखान किया है। तो इसमें उन्होंने मनोहर पारिकर के जो प्रयास थे व्यक्तित्व के बयान को इस पुस्तक में उनको लिखा है। तो ये मनोहर पारिकर जो थे वो रक्षा मंत्री भी रह चुके थे पूर्व में भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत इन्होंने रक्षा मंत्री के पद पे भी कार्यरत थे। साथ ही साथ गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भी थे। तो इनका जो है निधन हो चुका है, और इन्हीं के ऊपर जो है ये पुस्तक लिखी गई है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि वामन सुधा प्रभु के द्वारा किया गया है। इसके बाद सेकंड नंबर की चर्चित पुस्तक जो है वो है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और भारत के पूर्व ऑलराउंडर रवि शास्त्री जो है उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पुस्तक जो है रवि शास्त्री ने इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक एक पुस्तक जो है वो 7 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च किया। पुस्तक का लेखन जो है क्रिकेट पत्रकार आर कौशिक जो है इन्होंने किया था। और इसमें जो है यह ब्रैंडमैन संग्रहालय की एक पहल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में भारत के पहले 12 दौरों का जो है वो वर्णन किया गया है। तो इसमें भारत का जो 12 दौरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनका वर्णन इसमें दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्रिकेट से रिलेटेड ये बुक है, जिसमें इंडियाज 71 यह द टेस्ट जर्नी टू द ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया है। तो ये किसने लिखा है? आर कौशिक। तो ये आपको याद रखना है। अगले नंबर पे है संसद में अटल बिहारी वाजपेयी एक स्मृति खंड। तो ये किसने लॉन्च किया? तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये चर्चित पुस्तक जो है संसद में अटल बिहारी वाजपेयी एक स्मृति खंड। तो ये जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये 25 दिसंबर को, ये 25 दिसंबर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्म दिवस है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी एक स्मृति खंड नामक पुस्तक का लोकसभा सचिवालय द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया। तो ये आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? तो ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा ये प्रकाशित की गई है पुस्तक। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है वो अटल जी के जीवन पर प्रकाश डालने सहित संसद में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय भाषण जो हैं उनको इसमें संग्रह किया गया है। साथ ही साथ इस पुस्तक में अटल जी के सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी हैं, उनको भी इसमें ऐड किया गया है। जबकि अटल जी ने एक उत्कृष्ट राजनेता और वैश्विक नेता के रूप में भी ख्याति प्राप्त की थी। राष्ट्र के प्रति उनके सर्वश्रेष्ठ और असाधारण योगदान के लिए उन्हें
वर्ष 2015 में जो है वो भारत रत्न दिया गया था। ये आपको याद रखना है, भारत रत्न इनको कब दिया गया था, तो 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और इसके बाद जो है इससे पूर्व वर्ष 1992 में इन्हें जो है वो भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो पद्म विभूषण है, तो उससे भी 1992 में इनको सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ये सेकेंड नंबर की भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये आपको याद रखना है, तो काफ़ी बार पूछा जा सकता है। पहले नंबर पर जो है वो रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, तो ये आपको याद रखना है। तो पद्म विभूषण जो है उनको 1992 ईस्वी में दिया गया था, जबकि 1994 ईस्वी में इनको जो है वो सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किए गए थे। तो ये सभी जो टॉपिक हैं इनको आपको याद रखना है, इनसे रिलेटेड अटल बिहारी वाजपेयी से। तो भारत रत्न इनको 2015 में दिया गया है, 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार जो है इनको सम्मानित किए गए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो चर्चित पुस्तक है वो है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको। तो ये किसने लिखा था, तो ये जो है वो कौनसन हिमालय सिंह ने लिखा है। तो ये आपको याद रखना है किसने लिखा है, तो ये कौनसम हिमालय ने लिखा है। इसमें जो है मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेमतुल्ला ने दरबार हार राजभवन इम्फाल में जो है इसका विमोचन किया 8 जनवरी को। लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन जो है वो कहाँ किया गया, तो ये इम्फाल में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो मणिपुर की राज्यपाल जो है नजमा हेमतुल्ला के द्वारा ये विमोचन किया गया। 8 जनवरी को इसका विमोचन जो है वो किया गया। तो इस पुस्तक में जो है लेफ्टिनेंट जनरल कोलसम हिमालय सिंह की स्मृतियाँ हैं, जिन्हें उन्हें मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले उत्तर पूर्व भारत के पहले व्यक्ति बनने का सफर तक तय किया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है सूत्र विनेद दवाची सूत्र एक अनुभव, ये किसकी रचना है, तो ये जो है डॉक्टर रूपाचारी की चर्चित पुस्तक है। तो ये आपको याद रखना है कि सूत्र विनेद वाची सूत्र एक अनुभव किसकी पुस्तक है, तो ये डॉक्टर रूपाचारी की है। तो ये आपको याद रखना है। तो केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 26 दिसंबर 2020 को जो है डॉक्टर रूपाचारी द्वारा लिखित एक कोंकणी पुस्तक जो है, ये पुस्तक जो है वो कोंकणी भाषा में लिखा गया है। टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषा हैं जिनको राष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किए गए हैं 8वीं अनुसूची में। तो ये आपको याद रखना है कि इस अनुसूची में भाषा रखी गई है, 8वीं अनुसूची में रखी गई है। टोटल भाषा की संख्या जो है वो 22 है। तो कोंकणी भाषा में जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। यह पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा जो है प्रकाशित की गई। कंपनी में एक जानी मानी हस्ती है, पुस्तक के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं की मदद करेंगी। तो ये जो है, तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि ये किसकी पुस्तक है बस। इसके बाद है मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधीजीज हिंद स्वराज। तो ये किसने लिखी है, तो ये जो है जेके बजाज और एमडी श्रीनिवासन के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 1 जनवरी 2021 को मेकिंग ऑफ द पैट्रियट बैकग्राउंड हिंद स्वराज नामक नई पुस्तक का विमोचन किया। तो ये पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत ने वो 1 जनवरी 2021 को इसका विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के संस्थापक निदेशक जेके बजाज हैं और एमडी श्रीनिवासन के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक 1909 में गांधी जी की हस्तलिखित गुजराती पांडुलिपि पर आधारित कृति हिंद स्वराज। तो ये आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल जा रहा है कि हिंद स्वराज किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी की है। और ये पुस्तक कभी इन्होंने लिखी थी 1909 ईस्वी में लिखी थी। तो ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये गुजरात की पांडुलिपि में जो है वो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो लिखी गई थी, उसी पर ये पुस्तक जो है वो आधारित है। और वर्ष 1910 में फिनिक्स द्वारा प्रकाशित उसके पाठ के अंग्रेजी अनुवाद के एक प्रमाणिक संस्करण तैयार करने के प्रयासों से निकली है। यह पुस्तक जो है धार्मिक देशभक्ति के पाठ के रूप में हिंद स्वराज की उदय की कहानी के और हिंदू देशभक्त के रूप में गांधी जी की कहानी को कहने का प्रयास किया है। तो जो है ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है और ये जो है प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा जो है इसका लॉन्च किया गया, जबकि ये पुस्तक जो है वो जेके बजाज और एमडी श्रीनिवासन ने लिखा था। इसके बाद है राइट अंडर अवर नोज, ये आर गिरधरन के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक जो हैं, ये आर गिरधरन जो हैं वो आरबीआई जो होती है भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक
के रूप में थे। तो इन्होंने राइट अंडर आवर नोज पुस्तक का लिखा, जिसमें उन्होंने पुस्तक का प्रकाशन रूपा प्रकाशन द्वारा किया। यह किताब हत्या और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक हत्यारे ने वैज्ञानिक की पुलिस की नाक के नीचे से हत्या कर देता है और फॉरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। तो ये आपको याद रखना है। तो राइट अंडर आवर नोज जो है वो आर गिरधरन की है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ये पुस्तक किसकी है? तो ये विजय जाली की पुस्तक है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 किसकी पुस्तक है? तो ये है विजय जाली की, जिसमें 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इंडिया मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन जो है वो किया गया है। ये एक कॉफ़ी टेबल पुस्तक का विमोचन जो है वो किया गया है, जिसमें प्रकाशन मनीष मीडिया द्वारा किया गया है। यह पुस्तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता विजय जाली का विचार है। तो ये भाजपा नेता जो है वो विजय जाली, उनका विचार है। तो उन्होंने अपना विचार जो है इस पुस्तक में लिखा है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो भारत के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकारी कार्यकर्ता हैं, जिनको ये पुस्तक लिखी 20 दिसंबर 2020 को किया गया। इसका विमोचन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। इनको जो है वो 2015 ईस्वी में मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ साथ इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो 2015 में मिला था। तो ये आपको याद रखना है, मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ इनको कैलाश सत्यार्थी को जो है वो 2015 में नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इसके बाद जो है आपका पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड, जो कि महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया? तो साइंटिस्ट ऑफ द पुरस्कार जो है वो दिया गया है वो डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे जो है उनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 दिसंबर 2020 को डीआरडीओ की उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो है, तो ये यहाँ से एक चीज़ और आपको मिल रहा है कि रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में स्थित है, जहाँ से ये वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो डॉक्टर पांडे पिछले 25 वर्ष से हिमालय क्षेत्र में जो है विभिन्न उपलब्ध जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने जड़ी बूटियों से सफ़ेद दाग की दवा का इजाद किया है। तो ये सफ़ेद दाग जो होती है उसकी दवा का इजाद किया है, जो उसकी खोज की है। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने हिमालय क्षेत्र के 10,000 फुट की ऊंचाई पर पाए जाने वाले औषधि पौधे विषनाग से तैयार किया है, यह दवा जो है वो तैयार किया। इनकी प्रमुख खोज जो है वो 6 हैं, जिनमें उन्होंने हर्बल उत्पादों की खोज कर चुके हैं। तो खुजली, दाद दर्द, रेडिएशन से बचाने वाली क्रीम संबंधित आयुर्वेदिक दवाएं शामिल हैं। तो ये सभी जो है इन्होंने खोज की है। इसी के लिए इन्हें जो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे नंबर पे साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार। तो ये साहित्य गौरव पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं उनको ये पुरस्कार दिए गए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ये वर्तमान में भारत सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो इनको जो है साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो यह जो है वो उत्कृष्ट लेखन और साहित्य के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा जो है ये 16 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए थे। ये आपको याद रखना है, कनाडा के द्वारा इन्हें साहित्य गौरव सम्मान से, ये रक्षा मंत्री हैं और वर्तमान में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार। भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये जो है विश्वजीत चटर्जी, जो कि गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI के 91वें समारोह में इनको बंगाली सिनेमा के जाने माने दिग्गज अभिनेता हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनको जो है विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। ये जो है बंगाल सिनेमा जो है उनके जाने माने अभिनेता हैं। इसके बाद ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट, तो ये किस को दिया गया है? तो ये जो है वो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सेंटर फॉर हाई एनर्जी बेंगलुरु के भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर रोहड़ी बोर्डवेले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान से। तो ये जो है फ्रांस की प्रतिष्ठित सम्मान है, ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट। ये आपको याद रखने हैं।
ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट कहाँ की प्रसिद्ध पुरस्कार है, तो ये फ्रांस की है, जो कि भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर रोहड़ी वोडवले को दिया गया, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सेंटर फॉर हाई एनर्जी बेंगलुरु के भौतिक विज्ञान प्रोफेसर हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 जो है वो किसको दिया गया, तो ये जो है किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो है भारतीय राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुरस्कार 30 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये प्रदान किए गए। इसके बाद है तानसेन सम्मान 2020। तो ये पुरस्कार जो है संतूर वादक सतीश व्यास को दिए गए। तो यहाँ से ये आपको एक याद चीज़ करनी है कि सतीश व्यास किस वादन से संबंधित है, तो ये संतूर वादक हैं। तो यहाँ से आपको ये दो चीज़ें याद करनी है। अब हम देखेंगे खेल खिलाड़ी, इनसे रिलेटेड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। खेल से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिस्कोर्स से महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें जो है थाईलैंड ओपन 2021, तो ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। थाईलैंड ओपन पुरस्कार 2020, 2021, 2019 से कौन जीता था, तो इसमें जो है योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 से 17 जनवरी के बीच यह खेला गया, जिसमें 2021 तक आयोजित किया गया। या बैडमिंटन जो है वर्ल्ड फेडरेशन जो है BWF जो है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन होती है, उसके द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन पुरस्कार है, खेल है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पहला पुरस्कार जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा कराया गया। इसमें पुरुष में जो विजेता है वो हैं हमारे विक्टर एक्सलेन, जो डेनमार्क के हैं। इन्होंने जीता था पुरस्कार, जो थाईलैंड ओपन पुरस्कार है। पुरुष में जो है वो आपके विक्टन, आपको लिख लेना है कहीं अगर लिख रहे हैं, तो विक्टन एक्सेलेन जो है वो डेनमार्क के हैं। इन्होंने जो है वो थाईलैंड ओपन 2021 पुरुष का खिताब जीता। जबकि महिला की बात करें तो महिला में जो जीती हैं वो स्पेन की हैं, और इनका नाम क्या है, तो कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन आपको याद रखना है। कैरोलिना मारिन जो है थाईलैंड ओपन 2021 महिला का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद है टिम पेन। तो टिम पेन ये जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। तो ये जो है 27 दिसंबर 2020 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से जो है वो 150 विकेट लेने वाले पूरा कैच जो है वो कीर्तिमान जो है वो 150 विकेट कैच करके इन्होंने अपना कीर्तिमान बनाया है। भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन उन्होंने ऋषभ पंत का कैच जो है लपक कर टेस्ट क्रिकेट में अपने 150 कैच जो है वो विकेट कीपिंग के दौरान सबसे कम समय में ये 33 मैच के अंतर्गत जो है ये उपलब्धि जो है वो हासिल की, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है पहली महिला अंपायर पुरुषों की टेस्ट के मैच में, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये जो है इनका नाम क्या है, तो ये जो है क्लेयर पोलोसाक। तो ये आपको याद रखना है, क्लेयर पोलोसाक जो है वो पहली महिला अंपायर हैं जो पुरुषों की टेस्ट मैच में अंपायरिंग की। ये आपको याद रखना है, पुरुषों की टेस्ट मैच में जो है वो अंपायरिंग करने वाली पहली महिला जो है वो कौन है, तो क्लेयर पोलोसाक है। इससे जो है पहले तो वो महिला क्रिकेट में भी अंपायरिंग कर चुकी है, करती रहती हैं, लेकिन यहाँ पुरुषों की टेस्ट मैच में जो है पहली महिला अंपायरिंग करने वाली जो है वो क्लेयर पोलोसाक हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद है सीनियर राष्ट्रीय चयन पैनल अध्यक्ष जो है वो कौन बने, तो ये जो है चेतन भगत सिंह बने। BCCI के द्वारा जो है सीनियर राष्ट्रीय चयन का अध्यक्ष जो है वो चेतन भगत को बनाया गया है, जिसमें जो है वो आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है वो क्रिकेट सलाहकार समिति कैग के 24 दिसंबर 2020 को चयन के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया गया है। इस चयन समिति में अभय कुरविला और देवाशीष मोहंती को भी जो है वो जगह दी गई है। तो इसमें अध्यक्ष जो बने हुए हैं, जो क्रिकेट के चयन करता है, उनमें चेतन भगत जो है वो अध्यक्ष हैं। इसके बाद है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन। तो ये आपको याद रखने, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन जो है वो कब किया जाएगा, तो ये 11 से 16 फरवरी के बीच जो है किया जाएगा राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन।
तो ये प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर में खेला जाएगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों का आयोजन जो है गुलमर्ग में किया जाएगा। तो गुलमर्ग कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। आपको ये भी याद रखना है। जो यह मैच जो ये खेल खेला जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन स्नो रेस भी आयोजित की जाएगी। शीतकालीन खेलों में देश भर के करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें कोविड नाइन्टीन जो है वो जांच भी किए जाएंगे। तो ये याद सिर्फ ही आपको ये रखना है कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किए गए? तो ये जम्मू कश्मीर किए गए 11 से 16 फरवरी के बीच में। इसके बाद है आईपीएल 2020 में 2 नई टीमें खेलेंगी थी। ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है कि आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग हर साल होती है। तो 2020 कौन सा टीम ने जीता था? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2022 में जो आईपीएल मैच खेला जाएगा उसमें जो है टीमों की संख्या जो है वो 10 हो जाएगी, क्योंकि 2 नई टीमों को खेलने का मंजूरी जो है वो बीसीसीआई के द्वारा 25 दिसंबर 2020 को अहमदाबाद की में वार्षिक बैठक के दौरान कर दिए गए। इससे पहले जो है वो 2 नई फ्रेंचाइजियों को प्रवेश की स्वीकृति दी गई, जो कि 2022 में अपना पहला मैच खेलेंगी। वर्ष 2022 में जो है टीमों की संख्या 10 हो जाएगी, जिसमें में से 94 मैच खेले जाएंगे। तो ये वर्ष 2008 में थी। ये आपको याद रखना है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी इस लीग की। तो उस समय जो टीमों की संख्या थी वो 8 थी। और वर्ष 2011 में जो है वो 2 नई टीमें पूरे वारियर्स एवं कोच्चि टक्सर्स जो है वो 2 टीमें जुड़ गई थी। बाद में जो है ये हट गई, तो फिर से जो है वो टीमों की संख्या घट के 8 हो गई। लेकिन अब जो है वो 2022 से टीमों की संख्या जो है वो 10 हो जाएगी, क्योंकि 2 नई टीमें ऐड हो रही हैं। इसके बाद है आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड के विजेता की घोषणा जो है वो कर दी गई है। तो इसमें जो है वो आईसीसी के द्वारा भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने 28 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दशक का शीर्ष सम्मान अपने नाम किया। दशक का शीर्ष अवार्ड जो है वो भारतीय कप्तान विराट कोहली को प्रदान किए गए आईसीसी के द्वारा। इसमें जो है सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार जो है वो विराट कोहली को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसको दिए गए? तो विराट कोहली को। किसके द्वारा दिए गए? आईसीसी के द्वारा दिए गए। इसके बाद है ओडिशा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। ओडिशा के राउरकेला में भारत का जो है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो बनेगा। इसकी शुरुआत जो है वो 23 दिसंबर 2020 की घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा कर दी गई, जिसमें जो है 20,000 दर्शक जो है वो बैठ सकते हैं स्टेडियम में। या पुरुष विश्व कप 2023 का मेज़बानी भी करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। 2023 पुरुष हॉकी का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। और मैच जो है ये इस स्टेडियम में भी खेला जाएगा जो अभी बन रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस स्टेडियम का निर्माण जो है वो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में किया जा रहा है। इस स्टेडियम का निर्माण जो है वो 15 एकड़ की भूमि पर किया जा रहा है। तो विश्व हॉकी का जो है वो 2023 में आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 2023 में जो है विश्व कप जो फुटबॉल हॉकी का होगा वो कहाँ पे होगा? भारत में होगा। भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में जिले में होंगे। और भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है? तो गुजरात के मोटेरा में बनकर तैयार हो चुका है। तो ये आपको याद रखना। मोटेरा जो है भारत का सबसे भारत में विश्व का जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो मोटेरा है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद है फुटबॉल अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप 2023 तक स्थगित। फुटबॉल अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप जो है वो 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो है ये विश्व कप जो है वो 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये जो है खेल जो है वो आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। अब ये खेल जो है वो 2023 में जो है वो खेला जाएगा, जबकि 2023 में इंडियो अंडर 20 और पेरू अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। तो 2023 में जो है इसका आयोजन जो है अंडर 17 की आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2023 में वो पेरू के द्वारा किया जाएगा, जबकि अंडर 20 विश्व कप का इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान चर्चित पुस्तकें खेल खिलाड़ी से रिलेटेड वीडियो था। जो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।